नमस्कार मित्रों। भारत का मध्य हिमालयी राज्य जो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, वर्तमान में डेमोग्राफी चेंज के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके शिकार से गुजर रहा है। डेमोग्राफी चेंज का मतलब क्या है कि जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनको कम करके, यहाँ तक कि उनके धर्म वालों को कम करके और दूसरे धर्म के लोगों को वहाँ पर डाला जाए। डेमोग्राफी चेंज इस प्रकार हो रहा है वहाँ पर, और स्पष्ट चाहे कोई प्रत्यक्ष कहे अप्रत्यक्ष कहे, बात तो यही है। इसके पीछे क्या मंशा है, कौन से तत्व इसके पीछे काम कर रहे हैं और इसको सपोर्ट करने वाले तत्व कौन कौन से, जैसे कि उत्तराखंड में विषय संज्ञान में आए हैं। वहाँ की समस्या है लव जिहाद, भूमि जिहाद और व्यापार जिहाद। यह प्रक्रिया आज से नहीं, बहुत पहले से चलती आ रही है। तब से जब यहाँ पर दारा शिकोह का लड़का सुलेमान शिकोह कुछ लोगों को लेकर के गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह की शरण में गया था। कुछ लोग उस समय गए थे, कुछ रानी कर्णावती का जो सेनापति था उसके साथ आए थे, वो पठान था। यह मिक्स होकर के उत्तराखंड की एक विशेष जाति होती थी जो कि सनातनी थी, और पता नहीं था कि इस्लाम क्या होता, तो उनके रिश्ते उनसे हो गए। आने वाले समय में उत्तराखंड के जो वहाँ पर बस गए वो लोग, आज से 200 साल पहले या 150 साल पहले वो बस गए, तो उनको वहाँ पर जो है चुरेड़ की संख्या दी गई। चुरेड़ का मतलब ये हुआ कि वो जो वहाँ पर वे लोग वहाँ के स्थानीय मूल के लोग थे, चूड़ियाँ बनाते थे, व्यापारी थे चूड़ियों के। और यह एक नॉवल जो बिजनेस था, क्योंकि जो गढ़ होते थे 52 गढ़, 60-62 गढ़ या 52 गढ़ होते थे, वहाँ के हर गढ़ में इनकी चूड़ियाँ खुदाई में मिली हैं। एक्सकवेशन हुआ था, खनन हुआ था, पुरातत्व विभाग को इनकी चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। क्योंकि वहाँ के जो एक विशेष जाति होती थी महादलित, वो चूड़ियों को बनाते थे। उनके रिश्ते हो गए किनसे, जो पठान जो कर्णावती का एक सेनापति था मुगल, और साथ साथ में सुलेमान शिकोह उसके साथ, सुलेमान के शिकोह के जो सैनिक थे उनके साथ जो आए थे, उसके साथ कारवां लेकर के, क्योंकि औरंगजेब के पास जाते तो ख़त्म किए जाएंगे कि वो दारा शिकोह के लोग थे। दारा शिकोह एक सेकुलर सोच का था, सनातन के प्रति वो अच्छी भावना रखता था। तो उसके जो आदमी थे वे सुलेमान शिकोह के साथ थे। सुलेमान शिकोह की रक्षा के लिए पृथ्वीपति शाह के शरण में आए थे। यह तो उस समय का है कि किस प्रकार से वहाँ, क्योंकि जो महादलित थे चूड़ी बनाते थे, उनके जो शादी संबंध विवाह जो है बाकी लोगों से, जैसे समकालीन लोहार या दूसरे ओजी या जो सिलाई का काम करने वाले, इनसे वो रिश्ते नहीं करते, उनसे इनके रिश्ते नहीं होते थे। वे उनको अपना रिश्तेदारी के दायरे में नहीं लाते थे और उनको छोटा समझते थे जो चूड़ी बनाते थे। तो जाति प्रथा थी, सर्वव्याप्त था उस समय, उसको मुगलों ने काफ़ी बढ़ाया उस समय। अब क्या हुआ कि इनके जो सैनिक थे या जो काम काज वाले थे, उस प्रकार से इनके गांव में बसाहट शुरू हो गई थी। तो कई जो गांव पौड़ी में है, टेहरी में है, चंबोली में है या अल्मोड़ा में है, जो गढ़वाल से लगते हुए इलाके, वहाँ पर हो गया। और उसके अलावा रोहिलाओं के जो भी आक्रमण हुए कुमाऊँ पर, उनकी बसाहट नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी बसाहट होगी। सगौली की संधि के बाद जब अंग्रेज आए तो उनके साथ भी काफ़ी तोपची इत्यादि आए, तो इन्होंने इनके साथ भी अंग्रेजों के साथ आए। तो वह बहुत स्लो प्रोसेस था यहाँ पर इस्लाम का फैलने का उत्तराखंड में। यह प्रोसेस तब तेज हुआ जब भारत पाकिस्तान बने, भारत आज़ाद हुआ और उत्तर प्रदेश का अंग बना उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र। यह प्रोसेस थोड़ा बड़ा, ज़्यादा नहीं बड़ा, थोड़ा बड़ा, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद इस प्रोसेस ने बिल्कुल
तेजी पकड़ ली धर्म परिवर्तन ने। और इसका कारण कई लोग गिनाते हैं, राजनीतिक कारण बताते हैं, कई लोग इसके जो आर्थिक कारण बताते हैं, कई लोग इसके जो है सामाजिक कारण बताते हैं। पर लेकिन कुछ भी कारण बता लो, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बदली करके इनकी जो जड़ों में जहाँ से गंगा निकलती है सनातनियों की, पहले इस्लाम को डालना है और उसके बाद उत्तराखंड को अपवित्र करके वहाँ से जो है जिहाद की गंगा बहानी है। देवबंद ने आज इसको स्पष्ट कर दिया फतवा जारी करके कि गजवाए हिंद एक उनकी तरफ से सपोर्टेड सोच है। वे गजवाए हिंद को का समर्थन करते हैं और यह सही है। अब गजवाए हिंद क्या है? डेमोग्राफी की गजवाए हिंद है कि पूरे भारत में जितने भी गैर मुस्लिम हैं उनको मुसलमान बना करके भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। ये इसके पीछे मंशा है। बशर्ते आजकल टेलीविज़न पर बहुत डिबेट चल रहे हैं या सोशल मीडिया में बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं, एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, पर लेकिन जो सच्चाई है यही है। आप कितने भी अरब देशों में मंदिर बना लो, आप भारत में कई जगह भाईचारे की किताबें बांट लो, लेकिन जो सही बात है यही चाहिए, इसके लिए फंडिंग कहाँ से हो रहा है? इसके लिए कई बुद्धिजीवी मुद्दा उठा चुके हैं कि भारत के बैंकों का जो फंडिंग होती जहाँ से, उनको एक जैसे नियम बनाए जाए उनके लिए। कई दिनों से आवाज़ उठ रही है। फिलहाल यह आवाज़ सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी ने उठाई है और लगता है सरकार इस पर जरूर संज्ञान लेगी। यही नहीं, अनेकानेक बुद्धिजीवी इन विषयों पर बोलते रहते हैं, लेकिन ये पूरे देश की बात करते हैं। उत्तराखंड की बहुत कम चर्चा होती है और उत्तराखंड की चर्चा मैं इसलिए इस एपिसोड के माध्यम से कर रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड को पहले टारगेट किया जा रहा है। देवबंद जो देवबंद में दारुल उलूम का गजवाए हिंद का जो लाइसेंस मिल गया है कि आप एन केन प्रकारेण देश में इस्लाम को फैला सकते हो, चाहे उसको कत्ल करके करो, लब जिहाद करो या भूमि जिहाद करो, या आप किसी भी प्रकार से इस्लाम को फैलाना है, क्योंकि सब ऐसा ही गजवाए हिंद में ऐसे ही डायरेक्शन लिखी गई है। अब क्या होता है कि जो भारत के सभी गैर मुस्लिमों को एक रास्ते पर ला करके उनको मुसलमान बनाया जाए, यह सोच जो है मदरसों में पढ़ाई जाएगी। जो नई पीढ़ी आ रही है उनके दिमाग में गजवाए हिंद का जो नशा चढ़ेगा। जिस प्रकार से पाकिस्तान में फैज हमीद लाल टोपी जिसका नाम है, वो अपनी बक बक करता रहता है, बेस नहीं है, लेकिन मैंने परसों उसकी डिबेट में देखा कि उसको वो बहुत खुश हो रहा था जब उसने सुना कि देवबंद ने ये फतवा जारी कर दिया है। वहाँ पर पाकिस्तान में अच्छे पत्रकार भी हैं, आरजू काजमी है, उन्होंने इसका विरोध किया था कि अगर इस तरह से ये करेंगे तो बाकी लोगों को परेशानी होगी। क्यों कि देवबंद में बैठे हुए विद्वान हैं इस्लाम के, वो इस तरह के करेंगे तो आजकल बंदा सोया नहीं है, जागा हुआ है। सोशल मीडिया, हर आदमी के पास मोबाइल है, हर आदमी के पास सोचने समझने की ताकत है। अब क्या होता है कि यह एक आतंक है, इसको फैलाने में दारुल उलूम देवबंद का हमेशा हाथ रहा है, चाहे वह 3 तलाक का मसला हो, मुताहा का मसला हो, हलाला का मसला हो, और नज़दीकी रिश्तेदारों से शादी ब्याह करना, जैसे चाचा की लड़की से शादी, मामा की लड़की से शादी, फूफी की लड़की से शादी, कोई उसमें जो है ऐतराज़ नहीं है। जबकि खुद इस्लाम के कई जो विद्वान हैं इस चीज़ को मानते हैं कि इससे जो है
जो जनरेशन होती है उसमें जेनेटिकल डिफेक्ट आते हैं, विज्ञान भी इस चीज़ को मानता है। यह प्रक्रिया कई दिनों से चल रही है और इस प्रक्रिया के चलते आज नहीं है, बहुत वर्षों से यह चल रही है। उत्तराखंड में तो मैं बताऊंगा अभी आगे जा कर के, उत्तराखंड में थोड़ा लंबा हो सकता वीडियो, पर लेकिन आप गहराई से समझिए। 9 राज्य हों या भारत के 200 जिले हों, चाहे आप गिनती कर लो कि 900 तहसीलें हों, ये सारे जो है इसमें यहाँ पर जो है सनातनी अल्पसंख्यक हो गए हैं और मुसलमान यहाँ बहुसंख्यक हैं। इन जगहों में ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं चुनाव में। इसके पीछे कारण यह है कि जनसंख्या बढ़ाओ, नज़दीकी रिश्तेदारों से शादी करो, और संख्या बनाने से मतलब है, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। यही हाल जो है जब भारत बना था ना, भारत का जो हुआ था इस्लामीकरण, बृहद भारत का कहने का मतलब है, बांग्लादेश हो, मालदीव हो या अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, वह भी इस तरह से इनका इस्लामीकरण होता है। तो उत्तराखंड में जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है इस यूसीसी लागू करने के लिए इसलिए बढ़ा रहेंगे कि यूसीसी में प्रावधान है एक गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते हो। इससे क्या होता है कि जो जेनेटिक डिफेक्ट आते हैं बच्चों पर, आने वाली पीढ़ियों पर, उससे उनकी ज़िंदगियां बेकार हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो ये थी कि मतलब भारत सरकार की अपनी सोच कि हमारे हर नागरिक को एक स्वच्छ वातावरण मिले, अच्छा सामाजिक स्तर मिले, सामाजिक व्यवस्था अच्छी मिले, ये तो सरकार की सोच है। पर लेकिन जो डेमोग्राफी बदली करने वाली सोच है वे इसको इसलिए इस विषय का इसलिए विरोध करती है कि उनका मकसद इससे थोड़ा रुक रहा है। वो करते रहेंगे, वो रास्ता निकालते रहेंगे, पर लेकिन थोड़ा ब्रेक लग गया है। मदरसे, मिशनरी सरकारें बंद नहीं कर रही हैं, मंदिरों को सरकार स्वतंत्र नहीं करती है, अल्पसंख्यक का दर्जा ख़त्म नहीं करती है, या आप सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास जैसे कि 12 लाख एकड़ की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड को ख़त्म नहीं कर सकती है, गरीबों को वो ज़मीन बांटी जाए, दारुल कज़ा समाप्त नहीं हो सकता। ये सारी समस्याएं तो हैं उत्तराखंड में और देश में। स्पेशली उत्तराखंड में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक व्यवस्था सोची समझी साजिश के षड्यंत्र के तहत यहाँ पर फेरी वालों को भेजा जाता है। वे ज़्यादा सोच के, डेमोग्राफी सोच के लिए एक सैनिक का काम करते हैं। अब एक उदाहरण देता हूँ कि एक फेरी वाला उत्तराखंड के गांव में जाता है जहाँ पर कि उत्तराखंड की महिलाएं खेतों में काम करती हैं, गांव में रहती हैं या बुजुर्ग हैं, बाकी जो युवा पीढ़ी है तो शहरों में है या अपने काम पर लग जाते हैं। तो ये फेरी वाले वहाँ जाते हैं, उस महिला को जिसने इससे सामान लिया, फेरी वाले ने माना कि एक कंबल ले लिया या एक सूट ले लिया, तो उसके बदले एक झुमका उसको फ्री में दे देता है, ये हमारी तरफ से रख लो, और जब आपको ज़रूरत है, आपको सामान चाहिए तो हम आ जाएंगे आपको लेने के लिए, देने के लिए। एक्चुअली वे सर्वेक्षण करते हैं उत्तराखंड का, यहाँ कितने लोग बेवकूफ़ हैं, कितने लोग गरीब हैं और कितने लोग ज़रूरतमंद हैं जिनको हम आने वाले समय में ब्लैकमेल करके इनसे हम काम ले सकते हैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए। वे देखते हैं कि कौन गरीब आदमी है और वे नकली सनातनी बनते हैं, और वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको बोल दें कि तुम्हारी बेटी की शादी हम करवा देंगे। इस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम भी चलता है। पता नहीं चलता है लड़की कहाँ गई, थोड़ा बहुत पैसे उसके गार्जियन को दे के गए और उसके बाद वो लड़की गायब है। ये जो मैं हल्द्वानी का किस्सा आपको सुनाया, या जो एक लव जिहाद का किस्सा दानिश का, कि उसने किस प्रकार से एक लड़की को फंसाया और किस प्रकार से कोर्ट ने उसके खिलाफ जो है सेंटेंस कहे। एक प्रायोजित एक प्रक्रिया है। अगर इस प्रक्रिया को
आज स्टॉप नहीं मिलता है, बशर्ते कि बहुत कुछ काम हुआ है, मज़ारों को उठाया गया, अभी भी मज़ारें बहुत हैं, अवैध रूप से मस्जिदें भी हैं, जाके देखो। इसके अलावा कई जो ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा है। आप दूर क्यों जा रहे हो, अल्मोड़ा में जाइए, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद का स्टेचू लगा हुआ है, उसके चारों तरफ जो है कब्रिस्तान बने हुए हैं। क्या वे कब्रिस्तान सरकारी ज़मीन पर हैं? ये जबरन उनको बनाया गया है। वहाँ की जो नगर जो पालिका ने या जो सरकार ने उस पर संज्ञान लिया है। इसी तरह और भी जगह हैं। अब ये तो थोड़ी बहुत शुरुआत थी। हल्द्वानी में क्या हुआ कि किस प्रकार से अवैध कब्जा करके 50 रुपये के स्टैम्प में सरकारी ज़मीन का जो है बंटाधार हो रहा था, और किस प्रकार से पुलिस और प्रशासन पर पत्थरबाजी करके एक प्रायोजित दंगा खड़ा किया गया था। यह एक धीरे धीरे स्लो पॉइजन उत्तराखंड मध्य हिमालय राज्य में चल रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये जो फेरी वाले हैं, गांव गांव में घूमते हैं, ये उन तत्वों के लिए काम करते हैं जो कि गजवा हिंद की सोच को रखते हैं। इनके द्वारा नशा भी वहाँ के स्थानीय युवाओं को जो बेरोजगार हैं, नशे की लत में डालने के लिए नशे वाली दवाएं दी जाती हैं, या जो है शीश, अफीम, गांजा इत्यादि दिया जाता है कि एक दो बार उसको टेस्ट करा करके नई पीढ़ी को बर्बाद किया जा सके, या युवा को नपुंसक बना करके उसकी जो पत्नी को वहाँ से भगाया जा सके, ये इत्यादि उनकी सोच है। हरियाणा में कुछ ऐसे युवा, कई शादीशुदा महिलाएं गायब मिली। वही प्रक्रिया उत्तराखंड में भी चल रही है। सरकार को विषय संज्ञान में लेना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस और प्रशासन सिर्फ संविधान के दायरे में बंधे हुए हैं। वो संविधान की क्रिया से बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन संविधान को ताक में रख करके यह सब काम उत्तराखंड में हो रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के समय में बहुत से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का आधार कार्ड बना था। आज वो सिद्ध करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यहाँ काम करने उनका, ये कोई भी नागरिक भारत का एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने जा सकता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में आज भी जाओ आप, तो आपको 2000 रुपये में आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएगा, 1000-2000 रुपये में। वहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र, उनका आधार कार्ड, ये सब एक इसके पीछे नेटवर्क है, काम करता है। और उसको सह देने वाले कुछ जो ब्लैक सीप, काली भीड़ है, सरकार के मशीनरी में घुसी हुई है, वो उनको मदद करती है। आप यह मालूम करो कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बनाने के लिए कौन कौन से लोग नियुक्त किए गए हैं और किन किन का उन्होंने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनाया है। यह सब प्रक्रिया सरकार को संज्ञान में लेनी पड़ेगी, अन्यथा ये दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला मध्य हिमालय राज्य खतरे की चपेट में जाएगा। यहाँ पर चीन आसानी से घुस जाएगा। जब अराजकता फैलेगी तो जैसे कि अक्साई चिन या जो पीओके का कुछ इलाका चीनियों के लिए आम आना जाना है, उसी तरह से उत्तराखंड भी बन जाएगा, क्योंकि एडवांस पार्टी में चीन जो है इन्हीं को जिहादी तत्वों को इस्तेमाल करता, बशर्ते कि चीन में जिहादियों के लिए उन्होंने मस्जिदें तोड़ दी है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आप चलोगे तो हमारे हिसाब से चलोगे, तुम्हारे शरिया के हिसाब से बिल्कुल कुछ भी नहीं चलेगा। यहाँ तक कि अपने नाम को भी आपने सरकार से पूछ के रखना पड़ेगा। कुरान आप रख नहीं सकते हो, नमाज़ पढ़ना बंद कर दिया, दाढ़ी आप पाल नहीं सकते हो। ये सारा तो शिंजांग वीगर मुस्लिमों को पूछ लो, ये सब चल रहा है। इस पर पाकिस्तान में नहीं बोलता है, न कोई भी मुस्लिम कंट्री बोलती है, न इस्लाम के जो है तथाकथित देवबंद कभी चीन के खिलाफ उन्होंने फतवा जारी किया, बशर्ते कि चीन में खास बात है, वहाँ पर सनातन धर्मी स्वतंत्र रूप से रहते हैं और सनातन धर्म के लिए कोई भी प्रतिबंध वहाँ पर
नहीं है। मेरे एक अच्छे मित्र हैं देव रतोड़ी जी, वे वहाँ पर गणेश पूजा करते हैं। मैं देखता हूँ कि वे वहाँ पर सनातन धर्म के लिए हरे राम हरे कृष्णा मिशन का जो है सहयोग करते हैं, या वहाँ पर कभी भंडारा करते हैं। तो उनको सनातनियों से कोई दिक्कत नहीं है। चीनियों को दिक्कत है इस्लाम से, क्योंकि इस्लाम के कारनामे चीनी बहुत अच्छी तरह से पकड़ चुके हैं। उन्होंने वहाँ पर टेम्परेरी जेल भी बना सकती है। अब तो वेस्टर्न का जो कंट्रीज़ है चीन के खिलाफ मुँह उठाती थी, अब वे भी मुँह नहीं खोल रही उनके खिलाफ, क्योंकि अब सभी बोल रहे हैं चीन जो कर रहा सही कर रहा है। यह स्थिति पश्चिम में भी हो चुकी है, पश्चिमी देशों में यह स्थिति खुद अमेरिका में हो चुकी है। तो इन स्थितियों को काबू करने के लिए हर कंट्री, हर देश आगे आ रहा है। यह जो जिस प्रकार से समस्या डेमोग्राफी चेंज करने के लिए ये आज से शुरू नहीं है। मैंने बताया ना, यह प्रक्रिया अफगानिस्तान में रही है कई 100 साल पहले, यह प्रक्रिया पाकिस्तान में भी रही है, तो यह प्रक्रिया ईरान में भी रही है, बांग्लादेश में रही है। यह प्रक्रिया आने वाले समय में भारत में भी चलती रहेगी। जिस प्रकार से मैंने बताया आपको 9 राज्य और 200 जिले और 900 तहसीलें, वहाँ पर सनातन धर्मी अल्पसंख्यक हो गए। तो उत्तराखंड कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर भी सनातनी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। फेरी जिहाद किस प्रकार से वहाँ पर चलता है, और वो वहाँ पर, यहाँ पर फेरी जिहाद पर बात करूँगा मैं, बाकी जो कबाड़ जिहाद पर अगले एपिसोड में बात करूँगा। यहाँ पर क्या होता है कि फेरी वाला गांव-गांव में घूमता, उसका कोई पुलिस थाने में एक बार दर्ज करा दिया, नाम देख दिया, और उसके बाद वो कौन कौन से गांव में घूम रहा है इसका कोई डिटेल नहीं है। जो भी पुलिस थाने हैं उनको चाहिए कि वे पहले उसकी इंक्वायरी करें, कहाँ का क्या है कैसे है, उसके बाद उसको पार्टिकुलर गांव में तभी घूम सकता है जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधि का उसमें सिग्नेचर हो, चाहे वो महिला मंगल दल हो, चाहे वह ग्राम प्रधान हो, या पंचायत नगर पंचायत का अध्यक्ष हो, या जो पार्टिकुलर जगह के वार्ड मेंबर हो, उनकी परमिशन बहुत ज़रूरी है। अगर बड़ा डंप कोई है कबाड़ का लग रहा है तो उसके लिए स्थानीय विधायक की परमिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह बाहर से आकर के वहाँ पर व्यापार कर रहा है। इनकी हरकतों से क्या हो रहा है कि जो वहाँ के जो स्थानीय मुसलमान हैं, जो मैंने बताया ना कि जो पहले आ गए थे और जो वहाँ पर गांव में बसे हुए हैं, उनको भी दिक्कत हो रही, उनको भी परेशानी हो जाएगी। आने वाले समय में जो उनकी जो पहचान है वो भी खतरे में पड़ने वाली है। और खतरे में क्या पड़नी है, पड़ गई है। साथ साथ उनको जो है आने वाले समय में कोई अगर झगड़ा इत्यादि होता है, इस प्रकार हल्द्वानी जैसे दंगे होते हैं, तो वे सबसे पहले चपेटे में आएंगे। तो उनको उनके साथ पहले तो जो उत्तराखंड के कुमाऊनी या गढ़वाली जो भी है वहाँ के मुसलमान भाई हैं, इनसे रिश्ता रखोगे तो तुम्हारे लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सरकार विषय कुछ संज्ञान में ले और मालूम करे कि कितने रोहिंग्या बांग्लादेशी जो वहाँ पर धर्म प्रचारक हैं, चाहे मौलवी है, दूसरे हैं, वे वहाँ पर घूम रहे हैं। क्या वे वास्तव में उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या भारत के मूल निवासी हैं, या उन्होंने अपना आधार कार्ड डॉक्यूमेंट बनाया है, वे बांग्लादेशी थे, रोहिंग्या थे और भारतीय बनने का ढोंग कर रहे हैं। सरकार सबसे पहले धर्म प्रचारकों की इंक्वायरी करे किस प्रकार से वे काम कर रहे हैं, या तो सरकार एक कानून बनाए जो स्थानीय धर्म प्रचारक ही वहाँ पर उनके धर्म प्रचार में आए, बाहर के धर्म प्रचारों को प्रतिबंधित किया जाए। यूसीसी तो तुरंत लागू हो ही जाएगी, लेकिन जो आने वाला समय है धीरे धीरे भारत के लिए गजवा हिंद का जो कॉन्सेप्ट लेके दारुल जो देवबंद वाले आए हैं, तो उनका जो है जो इरादा है वह इस कॉन्सेप्ट को, गजवा हिंद के कॉन्सेप्ट को बढ़ाएगा। और ये जो लोग हैं ये इनके सैनिक हैं, गजवा हिंद के सैनिक हैं, जो गांव में उत्तराखंड के सुदूर गांव में फेरी वाला घूम रहा है, कबाड़ वाला घूम रहा है, जो सैलून जिहाद चलाता है, मीट काटने वाला है,
इन पर जो है प्रतिबंध अगर सरकार नहीं लगाती है तो यह एक बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में उत्तराखंड में हो जाएगी। बार बार आवाज़ उठती है उत्तराखंड से, 4 धाम, 5 प्रयाग, 5 बद्री, 5 केदार, जहाँ जहाँ भी तीर्थ स्थल है वहाँ से गजवा हिंद की सोच वालों को तुरंत बाहर किया जाए। अगर सरकार ऐसा करने में असमर्थ है तो यह सरकार की बहुत बड़ी भूल होगी। आने वाले समय में यह उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश को समस्या पैदा करने वाला विषय होगा। यह एक फेरी जिहाद की मैंने बात कर रहा था। इनके हेडक्वार्टर है, ये स्लीपर सेल भी चलाते हैं, नाम फेरी वाले का होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, नशा बांट करके उस पैसे का इकट्ठा करके फिर उससे जो है दूसरे कामों में लगाते हैं। ये सारी प्रक्रिया चल रही है। सरकार अगर इसमें कठोर कदम नहीं लेती है तो यह बहुत बड़ी भूल होगी और इससे क्या होता है कि बेखौफ मेरी तरह बोलने वाले जो लोग हैं उन पर भी ये लोग टारगेट करेंगे। मैं बेखौफ हूँ, मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है, मेरा अनुभव पैरा मिलिट्री फोर्स में भी रहा है, अर्धसैनिक बलों में भी रहा है, भारत की स्थिति पर रहा है। आज उत्तराखंड में जिस प्रकार से यह भूमिका डेमोग्राफी बदली करने की भूमिका रखी जा रही है, टूल किट स्थापित किए जा रहे हैं, इस पर सरकार तुरंत प्रतिबंध लगाए। बात किसी राजनीति की नहीं है, किसी दल विशेष की नहीं है, यह उत्तराखंड के अस्तित्व की बात है। अगर उत्तराखंड का नागरिक यह सब देख करके भी नहीं जागता है तो फिर बद्री केदारी इनके मालिक है। नमस्कार, धन्यवाद।